हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फोर्थ वीडियो है। मैंने आपको थर्ड वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई थी। आज अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब रासायनिक संयोग के नियम। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो कुछ नियम को फॉलो करती हैं। ठीक है, वो कुछ नियम निम्न है। मैं आपको वन बाय वन वो नियम समझा देती हूँ। ठीक है, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये नियम किसने दिया था? सन 1789 में लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है, लेवोजियर ने क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब किसी भी रासायनिक कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें जो अभिकारक होंगे उनका जो मास होगा वो इक्वल होगा बनने वाले उत्पाद के मास के बराबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ही लेती हूँ। तो मैंने क्या लिया, कार्बन के 50 ग्राम लिए, ऑक्सीजन के 5 ग्राम लिए। ठीक है, जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई तो मैंने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, मैंने इसके मास को फिर से क्या कर लिया, इसके मास को मेज़र कर लिया। तो मैंने देखा कि जब मैंने मतलब जो मास कार्बन और ऑक्सीजन का था, वही मास मुझे किसका मिला, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मिला। ठीक है, देखो कार्बन का 50 और ऑक्सीजन का 5 ग्राम, दोनों को मिक्स किया तो 55 ग्राम, और वही जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो उसका भी 55 ग्राम निकला। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी लैंडोल्ट का प्रयोग ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या होता है। लैंडोल्ट एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, एक एच आकार की नली ली, उसमें उन्होंने एक साइड पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया और दूसरे साइड पर पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। फिर क्या किया, जब उन्हें सॉल्यूशन लेने से पहले क्या किया, दोनों के मास को मेज़र कर लिया, और फिर उसके बाद जैसे ही एच आकार की नली में डाला उन्होंने, उसके बाद क्या किया, जब रिएक्शन करवाई सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की, तो AgCl बना। AgCl क्या होता है, ये एच आकार की नली में रह जाता है AgCl। ठीक है, फिर उन्होंने जो AgCl बना उसके मास को भी क्या कर लिया, मेज़र कर लिया। तो उन्होंने देखा कि जो मास सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का था, वही मास किसका भी निकला, AgCl का निकला। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और जैसे कि ये वाली रिएक्शन कह लो या फिर लैंडोल्ट का प्रयोग कह लो, तो इनसे हमको पता चलता है कि किसी भी अभिक्रिया में ना ही परमाणु नष्ट हुआ है और ना ही परमाणु बना है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान भी नष्ट नहीं होता। मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि एटम को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड लॉ, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या है और किसने दिया है। ठीक है, तो इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ लुई प्राउस्ट ने किया था। ठीक है, नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का अनुपात निश्चित होता है। मतलब निश्चित अनुपात का नियम बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का अनुपात निश्चित होता है। यदि अनुपात बदल दिया जाए तो बनने वाला उत्पाद भी परिवर्तित हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो मैंने फिर से कार्बन का एग्जाम्पल लिया है। मैंने एक कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। मुझे पता है कार्बन का मास होता है 12, और यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। पर यहाँ पर कितने ऑक्सीजन लिया है, मैंने 2 ऑक्सीजन लिए हैं, तो उसका मास क्या होगा, 32। जब मैंने इनका रेशियो निकाला तो 3:8 आया। ठीक है, तो मैंने जब कार्बन के 3 भाग लिए, ऑक्सीजन के 8 भाग लिए, तो मेरे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। यदि मैं कार्बन के 3 भाग लेती हूँ, ऑक्सीजन के 4 भाग लेती हूँ, तो मेरे पास अलग उत्पाद बनेगा, और वो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। मतलब कि यही तो कहना चाह रहा था निश्चित अनुपात का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का अनुपात निश्चित होता है। ये देखो, अभिकारकों का मतलब अगर से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो मुझे 3:8 ही में ही कार्बन और ऑक्सीजन को लेना होगा। अगर से मैं 3:4 में लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, उत्पाद परिवर्तित हो जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही नियम था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का अनुपात निश्चित होता है। यदि अनुपात को बदल दिया जाए तो बनने वाला उत्पाद भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
अब अपन क्या पढ़ते हैं, फोर्थ लॉ पढ़ते हैं। फोर्थ लॉ क्या था, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम क्या था, किसने दिया था, ये देखते हैं। तो ये नियम किसने दिया था, इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, क्या था नियम, जब दो तत्व सही, देखो गुणित अनुपात का नियम अपने को पता चल गया, जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। अब देखते हैं कि नियम क्या बोलता है। ठीक है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भाग जो कि दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है भैया। तो मैंने सबसे पहले एक तत्व क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, दूसरा तत्व ऑक्सीजन ले लिया। जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई तो इनके ढेर सारे ऑक्साइड बने, NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, अब मैंने का मास ले लिया तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो आ गया 14:16, N2O का आ गया 28:16, N2O3 का आ गया 28:48, N2O4 का आ गया 28:64 और N2O5 का आ गया 28:80। ठीक है, अब मैंने इस वाले को वैसे ही सेम रहने दिया, इनको मैंने क्या किया, इनको और सरल कर लिया, काट दिया। ठीक है, तो ये हो गया 14:8, 4:24 और 4:32, 4:40। ठीक है, इनको भी मैंने काट दिया तो मुझे एक सरल अनुपात मिल गया। ठीक है, वो कैसा सरल अनुपात मिल गया मुझे, देखो 1:2। ठीक है, 1:1, ऐसे 1:3, एक सरल अनुपात प्राप्त हुआ। और यही नियम बोल रहा था कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भाग, देखो एक तत्व का भिन्न भाग जो कि दूसरे तत्व के निश्चित वाला कौन सा था, नाइट्रोजन था, और भिन्न किसका था, ऑक्सीजन का था। तो ये संयोग करेंगे तो परस्पर सरल अनुपात मिलेगा। देखो हमको सरल अनुपात मिला कि नहीं, 1:2, 1:1, ठीक है, 1:3, ऐसे हमको क्या मिल रहा है, सरल अनुपात मिल रहा है। यही क्या था, गुणित अनुपात का नियम था। ठीक है, अब फोर्थ वाला लॉ क्या है, चौथा नियम है गैलोसेक के गैसीय संयोजन का नियम। ये क्या था, किसने दिया था, इस नियम का प्रतिपादन गैलोसेक ने कब किया था, 1808 में किया था। नियम क्या है कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है और यदि उनके संयोग से बना पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। और ये कब होगा, जब सभी आयतन एक ही ताप व दाब पर नापे जाएं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, फिर से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उसके 2 अणु मतलब 2 आयतन, ऑक्सीजन ले लिया 1 अणु, ठीक है, उसका 1 आयतन, और जब रिएक्शन करवाई तो मेरे पास 2 CO2 बन गए। ठीक है, उसका 2 आयतन। तो मैंने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, सॉरी ये क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आयतनों में क्या है, एक सरल अनुपात है, 2:1:2 का क्या है, सरल अनुपात है। ठीक है, यही था क्या, गैलोसेक के गैसीय संयोजन का नियम कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है और यदि उनसे बना पदार्थ भी गैस हो तो उसमें भी क्या होगा, सरल अनुपात होगा। ठीक है, अब बात हम किसकी करते हैं, एवोगाड्रो के नियम की बात करते हैं। ये 5th लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो सन 1811 में एवोगाड्रो ने यह नियम का प्रतिपादन किया था। क्या था नियम कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एवोगाड्रो का एक मानक संख्या है वो है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। किसी भी अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि कोई भी परमाणु जो रहता है उसके एक मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं, ये निश्चित है। कोई भी परमाणु होगा उसके एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि एक मोल का क्या है। जो जैसे कि मैं एक मानक मान लिया गया है कार्बन। ठीक है,
तो जैसे कार्बन है तो कार्बन का एक मोल क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे कि कार्बन का 12 ग्राम को क्या बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे कार्बन के लिए, ठीक है। और इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही हाइड्रोजन का एक मोल में एक मोल कब होगा, उसका एटॉमिक मास के बराबर, मतलब 1 ग्राम में क्या 1 ग्राम होगा, मतलब 1 मोल होगा, ठीक है। और उस 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एक मोल कब होगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम क्या होगा, 1 मोल होगा, ठीक है। और उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के 48, अपने को क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितने मोल होंगे आपको बताना है, ठीक है। तो हमको 48 ग्राम के मोल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, ठीक है। तो मुझे अपने को पता है कि ऑक्सीजन के 1 मोल में क्या उसका एटॉमिक मास होता है, मतलब कि 16 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 मोल में जब 16 ग्राम है तो 48 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 48 का डिवाइड कर दिए 16 से, तो 3 मोल होंगे, मतलब ऑक्सीजन के 3 मोल में कितने ग्राम होंगे, 48 ग्राम। अब बताना है कि इन 48 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, क्योंकि हमको पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। पर अब यहाँ बात कर रहे हैं अपन 3 मोल की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमारे पास 3 मोल में, ऑक्सीजन के 3 मोल में कितने एटम्स होंगे, 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। यही क्या है, एवोगैड्रो का नियम है और यही एवोगैड्रो संख्या है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया हो। थैंक यू।